नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला ये यूनिट है वो कंप्लीट कर लिया और आज अपना दूसरा यूनिट लर्निंग अर्थात अधिगम उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अधिगम किस प्रकार से है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए सीधे नोट्स पे। अधिगम ये नई यूनिट शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो अधिगम अधिगम इंग्लिश में लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से सीखना। ठीक है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। लेकिन अब व्यवहार में परिवर्तन कई तरीके से आता है, व्यवहार में हुए सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अर्थात जैसे व्यवहार में परिवर्तन बीमारी के कारण भी आ सकता है। ठीक है, परिवर्तन होता है बीमारी के कारण, तो उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये अधिगम है। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, नशे से आता है, तो उसे भी हम क्या नहीं कह सकते, अधिगम नहीं कह सकते। और परिपक्वता के कारण भी आता है। ठीक है, तो उसे हम अधिगम नहीं कह सकते। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, हाँ या ना, सही है या गलत है। तो ये चीज़ गलत है। अब परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता होती है कि समय के साथ साथ जो आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं, आंतरिक और बाह्य परिवर्तन वो परिपक्वता की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? परिपक्वता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण होने वाला जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं होता है। तो व्यवहार में किसके कारण परिवर्तन होगा जो अधिगम कहलाएगा? तो व्यवहार परिवर्तन किस किस के कारण? व्यवहार परिवर्तन अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण और अनुभव के कारण। इनके कारण व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आता है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, तो उस परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अधिगम। ठीक है, आगे बात समझ में? मतलब हर तरीके से व्यवहार में परिवर्तन हो वो अधिगम नहीं है। अधिगम केवल अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होने वाला परिवर्तन ही क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसको एक बार आते हैं नोट्स में पढ़ते हैं। व्यवहार में हुए सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अभ्यास या अनुभव के कारण होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है, अर्थात अधिगम। अधिगम होगा तो अधिगम का मतलब क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि देखो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो परिवर्तन आएंगे ना वो क्या होंगे? स्थायी होंगे, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण। बाकी जैसे बीमारी के कारण आया तो बीमारी ठीक होते ही व्यवहार सही, नशा उतरते ही व्यवहार चेंज, परिपक्वता आएगी तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन तो आता है लेकिन वो स्वतः आता है, इसलिए वो अधिगम में काउंट नहीं होता है। लेकिन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो स्थायी परिवर्तन होगा, और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, अब देखो ये स्थायी परिवर्तन तो है, ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से जो ये अधिगम होता है इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य ये है वातावरण में समायोजन करने में मदद करना। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा, मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता था वगैरह, उसने मतलब धीरे धीरे गुस्से को काफी हद तक काबू किया, मान लो। ठीक है, या कोई नई चीज सीखना, जैसे ये सीखने वाला ये उदाहरण बेहतर रहेगा। जैसे आपको कोई नई चीज सीखनी, बाइक सीखनी, आपने लगातार अभ्यास करके आपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, बाइक चलाना सीख लिया, तो मतलब ड्राइविंग का आपको क्या हो गया? अधिगम हो गया। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप वातावरण के साथ समायोजन करने में आपको मदद हो मिलेगी। मतलब ये आपका ज्ञान आगे से आगे आपके क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। इससे क्या कर सकते हैं? व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करता जाता है। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी है? पहली परिभाषा है गेट्स। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? गेट्स। ठीक है, अब गेट्स को कैसे याद रखोगे? जैसे बिल गेट्स थे, बिल गेट्स, ठीक है, बहुत ही अरबपति आदमी थे। तो बिल गेट्स ने अपने अनुभव के कारण क्या किया? अपने अनुभव मतलब लगातार कार्य करते 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 अपने आप को इतना निखारा कि वो दुनिया में बहुत ही फेमस हुए थे। ठीक है, बिल गेट्स की फोटो कई पत्रिकाओं, मैगजीन्स में छपती थी, बहुत पॉपुलर प्राणी थे।
किसके कारण हुआ, उन्होंने अपने व्यवहार को इतना तकड़ा कैसे बनाया, तो वो अनुभव के कारण बनाया। याद रह जाएगा। क्रो एंड क्रो मतलब ये कहते हैं कि सीखना अर्थात जो अधिगम है, अधिगम क्या है, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। मतलब आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, सीखना या अधिगम है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, क्रो एंड क्रो, तो देखो क्रो एंड क्रो का मतलब है दो कौवे, एक कौवा और एक और कौवा, तो दो कौवे मिलकर आज एक बात कर रहे हैं, आज एक बात कर रहे हैं। तो ए से आदत, ए से अभिवृत्ति और जे से ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब देखो साथ साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम का जो है लिंक वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में से आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और वहाँ पर सभी वीडियो के लिंक और पीडीएफ नोट्स है वो उपलब्ध है। और साथ ही साथ यदि वो किसी के ज्वाइन नहीं हो रहा है तो वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। और देखो अधिगम के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने कहा कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को ही अधिगम कहते हैं। मतलब उपयुक्त अनुक्रिया का चयन, अनुक्रिया क्या होती है, जैसे वातावरण में हमको कोई उद्दीपक दिखाई देता है और उसके प्रति जो हम क्रिया करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अनुक्रिया। जैसे भोजन, भोजन को हमने देखा तो भोजन एक तरीके से क्या है, अपने लिए लक्ष्य है, उद्दीपक, तो उद्दीपक एक तरीके से लक्ष्य ले लो, आप समझ लो। ठीक है, जैसे नौकरी, अब नौकरी क्या है, आपका लक्ष्य है, आप इसलिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए उद्दीपक का कार्य कर रही है और आप इसके लिए क्या कर रहे हो, लगातार तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए किसका काम करेगी, तो ये आपके लिए काम करेगी अनुक्रिया का। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो ये अनुक्रिया है, ये उद्दीपक है। आगे बात समझ, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। मतलब उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करो और उसे किससे जोड़ो, उत्तेजना से, यही अधिगम है। ये बात कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक। आगे एक पिल नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, ठीक है, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुकरण में होता है। अर्थात मतलब वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं उनका अनुकरण करके व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन हो उसे ही अधिगम कहते हैं। ये बात किसने कही, पिल ने। ठीक है, आगे देखो स्किनर का कहना है कि अधिगम अर्थात सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब व्यवहार में हम आगे से आगे क्या करते जाते हैं, सामंजस्य करते जाते हैं। और ये जैसे जैसे हम वातावरण के साथ सामंजस्य करते हैं तो हम सीखते जाते हैं और बस यही अधिगम है। ऐसी बात किसने कही, स्किनर। तो भाई व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अर्थात मतलब व्यवहार में आगे से आगे सामंजस्य करते ही जाना, तो इतना सामंजस्य कौन कर सकता है, एक नर ही कर सकता है और हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो वुडवर्थ ने क्या कहा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया मतलब अधिगम है, ऐसे याद रख लेना कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। तो ये कैसे याद रहे कि देखो वुडवर्थ में वे कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ पर भी नवीन कितनी बार आया, 2 बार, तो बस वे नवीन। ठीक है, आगे देखो कोलविन ने क्या कहा था कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब पूर्व निर्मित जो आपका व्यवहार है में अनुभव द्वारा परिवर्तन, अर्थात आपका पहले से कोई तय व्यवहार था, आपका कोई व्यवहार था वो कंटिन्यू चल रहा था, अब क्या हुआ, अब आपको कोई नई चीज अनुभव हुई, तो उस नई चीज की अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है वही क्या है, अधिगम है। आगे बात समझ में, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, तो ये चीजें। आगे देखो किंग्सले एवं गेरी इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने परिभाषा दी कि अभ्यास प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही सीखना ऑब्लिग अधिगम कहते हैं। ठीक है, मतलब अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण। ठीक है, तो अभ्यास और प्रशिक्षण में ये आपका अनुभव आ जाता है, क्यों,
क्योंकि भाई आपको प्रशिक्षण देते हैं तो आपको एक तरीके से नए अनुभव ही तो प्रदान करते हैं। तो मतलब अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप ही क्या होता है, आपके नवीन तरीके से व्यवहार करने लगते हो, अर्थात आपके व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और यही क्या है, अधिगम है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, किंग्सले एवं गेरी। आगे देखो अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, अधिगम की क्या क्या विशेषताएं। एक तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम सुनते भी हैं कि इंसान मरते दम तक सीखता है, तो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब ये सभी जगह होता है अधिगम। ये नहीं कि बस इंडिया में हो गया, अब बाकी बाहर कहीं जाओगे तो वहां आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अधिगम क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अधिगम है वो क्या है, अनुभवों का संगठन है। मतलब अनेक प्रकार के अनुभव मिलकर और उन अनुभवों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, और देखो अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत क्या होती है, स्थायी। अर्जित व्यवहार मतलब आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, आपने जो व्यवहार अर्जित किया, उसकी प्रकृति अपेक्षाकृत क्या होती है, स्थायी होती है। यह अधिगम सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये बात तो मैंने आपको सिखाई दी। अब देखो अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, इसका क्या मतलब है। जैसे आपको पूछे कि अधिगम क्या है, व्यवहार में कैसा परिवर्तन। अधिगम व्यवहार में फिर आगे खाली जगह और परिवर्तन दे दिया। ठीक है, अब तो इस खाली जगह में क्या आएगा, नंबर ए स्थायी, नंबर बे अस्थायी, ठीक है, और नंबर से अपेक्षाकृत स्थायी। ठीक है, तो अब देखो अधिगम, हालांकि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपको सब जगह स्थायी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हालांकि आपने अभ्यास के द्वारा जैसे बाइक चलाना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी खासी बाइक चलाते हो सकता है कि भविष्य में आपके साथ कोई दुर्घटना हो, और दुर्घटना होने के बाद में आपके माइंड ने वैसा काम नहीं किया और अब आप बाइक चला नहीं पा रहे हो, तो आपके जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया, लैप्स हो गया, गायब हो गया। तो इसके लिए यदि देखो ये अपेक्षाकृत स्थायी ऑप्शन में नहीं हो, तब तो आपका स्थायी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन स्थायी की बजाय अपेक्षाकृत स्थायी है, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट मतलब उचित शब्द होगा इस चीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। अधिगम उद्देश्यपूर्ण वे लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, मतलब हम जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, एक तो उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब कोई ना कोई हम पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं और फिर उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। और लक्ष्य निर्देशित होता है, मतलब एक टारगेट उसके लिए क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, उसके बाद में उसके अनुसार अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके उससे क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और वो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अधिगम है वो वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। ठीक है, मतलब अधिगम कहां से होता है, एक तो वातावरण से सीखते हैं हम। ठीक है, उसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक क्रियाशीलता के कारण, मतलब हम एक्टिव रहते हैं, उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और वही क्या है, वही अधिगम है। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इसको ध्यान में रखना। एक ये अधिगम अनुभवों का संगठन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। अब देखो अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। मतलब इंडिविजुअली रूप से आप मतलब सीख सकते हो, मतलब अकेले भी सीख सकते हो, मतलब खुद से भी सीख सकते हो, वातावरण से मतलब संघर्ष करते करते वैसे भी सीख सकते हो, और समाज से भी आप सीख सकते हो। अर्थात हम इन्वायरमेंट से भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, आगे देखो। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम व्यक्ति कर लेना यहाँ पर, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अर्थात मतलब हर एंगल से क्या होता है, मतलब अधिगम इसके जो मतलब सर्वांगीण विकास करता है। मतलब जैसे आप अधिगम हो रहा है, मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका उससे क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। मतलब हर एंगल से क्या होगा, आप डेवलप होंगे। ठीक है, अब देखो योकम एवं सिम्पसन ने भी अधिगम को लेकर परिभाषा दी है। तो परिभाषा क्या है कि सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। ये बात कौन कहते हैं, योकम एवं सिम्पसन। ठीक है, तो योकम एवं सिम्पसन ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति समाज के अलावा नहीं सीख सकता।
अर्थात मतलब जो सामाजिक वातावरण है उसके अभाव में, मतलब यदि सामाजिक वातावरण किसी प्राणी को नहीं मिले तो व्यक्ति का सीखना क्या है, असंभव है। ये बात कौन कहते हैं, योकम एवं सिम्पसन। ठीक है, तो याद रह जाएगी, आप परिभाषाएं अपने स्तर पर ट्रिक बना लेना, अच्छी अच्छी आराम से याद रहेगी। अब आती है सीखने की विधियां कि हम कैसे कैसे सीखते हैं। तो एक बार मैं पानी पी लेता हूं। देखो, किसी भी विषय अर्थात पाठ को सीखने के लिए जिस प्रविधि का हम उपयोग करते हैं उसे ही सीखने की क्या कहा जाता है, विधि कहा जाता है। पहले है ए विराम विधि और एक है विराम विधि। ठीक है, ए विराम विधि और विराम विधि, ये कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखो, विराम विधि में व्यक्ति किसी पाठ या विषय को थोड़ा आराम दे देकर, रुक रुक कर या बीच बीच में विश्राम लेकर सीखता है। सामान्यतया जब विषय काफी लंबा हो, कठिन हो, तो विराम विधि क्या मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। अर्थात देखो, विराम और ए विराम नाम से स्पष्ट है कि विराम में हम क्या करेंगे, रुक रुक कर किसी पाठ का अध्ययन करेंगे या टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। तो और ए विराम में कैसे करेंगे, बिना रुके, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो विराम विधि में व्यक्ति क्या करेगा, जो पाठ या विषय होगा उसको आराम दे देकर अध्ययन करेगा, या रुक रुक कर अध्ययन करेगा, या बीच बीच में विश्राम लेकर सीखता है। ठीक है, अब ये ऐसा कब किया जाता है, जब या तो विषय काफी लंबा हो, बहुत ज्यादा क्या हो, या तो क्या हो कि कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम कंटिन्यूअसली एक साथ नहीं सीखेंगे, उसको टुकड़ों में तोड़ कर सीखेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा कठिन होगा तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो इनके लिए विराम विधि क्या मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है इस प्रकार की विषय वस्तु के लिए। ठीक है, ए विराम विधि, ए विराम विधि में व्यक्ति को इस तरह का कोई विश्राम नहीं होता है। ठीक है, ए विराम का मतलब नाम से स्पष्ट है कि रुकना है ही नहीं, वे लगातार ही एक पाठ या विषय को क्या करता है, सीखता, मतलब कंटिन्यूअसली लर्न करता है उस चीज को। और विराम विधि द्वारा सीखा गया पाठ सामान्यतया अधिक दिनों तक याद रहता है। विराम विधि द्वारा मतलब यदि आप आराम कर करके बीच में रुक रुक के सीखते हो, या मतलब कठिन विषय वस्तु को टुकड़ों में तोड़कर सीखते हो, तो वो सीखा हुआ आपको अधिक दिनों तक क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक, आगे आती है पूर्ण या अंश विधि। देखो, ये भी नाम से स्पष्ट है, पूर्ण विधि का मतलब आप पूरा कंप्लीट एक साथ ही सीखेंगे उसको, और अंश विधि का मतलब क्या है, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। तो पूर्ण विधि, यदि अधिगम करता किसी पाठ को शुरू से अंत तक एक साथ पढ़कर सीखता है तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विधि कहते हैं। ठीक है, मतलब शुरू किया, शुरू से लेकर अंत तक एक साथ पढ़ता है और सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विधि कहते हैं। और अंश विधि, अंश विधि किसे कहते हैं, जब वे उस पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कुछ भागों में बांटकर प्रत्येक अंश को एक के बाद एक, मतलब एक दूसरे के बाद का मतलब पहले एक सीखा उसके बाद नेक्स्ट 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 ऐसे टुकड़ों में सीखता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अंश विधि कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, किंग्सले के अनुसार, किंग्सले क्या कहते हैं, किंग्सले के अनुसार बच्चों के लिए अंश विधि अधिक प्रबल होती है, जबकि अंश विधि से ये अधिक क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे कर लो, एक सेकेंड, यहां ऐसे कर लो, पूर्ण विधि, किंग्सले के अनुसार बच्चों के लिए कौन सी विधि ज्यादा सही रहती है, अंश विधि ज्यादा सही रहती है। ठीक है, अधिक प्रबल होती है, मतलब ये ज्यादा अच्छी रहती है बच्चों के लिए अंश विधि। किसने कहा था, किंग्सले के अनुसार। क्यों, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का भाई अभी तक माइंड है वो इतना डेवलप नहीं है, तो वो क्या करते हैं, टुकड़ों में सीखते हैं। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो, ये पूर्ण विधि है, अंश विधि है, आपको ज्यादातर चीजें हैं वो नाम से ही क्लियर हो रही है। ठीक है, अब अंश, अंश का क्या मतलब हुआ, किसी चीज को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो फिर अंश अंश हो गए, उसके अंशों में बांट दिया, तो ऐसे सीखते हैं। ठीक है, और देखो बोर के अनुसार, बोर क्या कहते हैं, बोर के अनुसार अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में पूर्ण विधि अधिक प्रबल होती है, मतलब पूर्ण विधि ज्यादा सही रहेगी। क्यों, क्योंकि वो अधिक बुद्धि वाला है, मतलब बुद्धि तेज है, तो उसको मतलब चीजों को टुकड़ों में तोड़कर सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जबकि यदि कोई कम बुद्धि या सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है तो उसके लिए अंश विधि क्या रहेगी, अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। क्यों, क्योंकि वो टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर मतलब ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है,
और ये है किंग्सले वाले। किंग्सले ने क्या कहा, बच्चों के लिए अंश विधि। क्यों? क्योंकि बच्चों का भाई अभी दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि वो सभी चीज को मतलब परफेक्टली एक साथ ही सीख ले, तो उनको अंशों में टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, सामान्यतः जब किसी पाठ को सीखने की प्रारंभिक अवस्था में हो तो उसे अंश विधि अधिक उपयोगी होती है उसमें, परंतु अंतिम अवस्था में पूर्ण विधि अधिक उपयोगी होती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पाठ शुरू करो तो पहले पाठ को मतलब टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है, फिर टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर उनको आराम से सिखाओ। ठीक है, पूरा पाठ जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब के भाई पाठ अंतिम स्टेज में पहुंच गया, अब पूरा पाठ, तो फिर क्या करो, पहले टुकड़ों में सिखा दिया, उसके बाद में पूर्ण विधि काम में लो और एक साथ पूरा सिखा दो, ताकि पहले वो टुकड़ों में एक एक पार्ट को अच्छे से सीख जाएंगे और उसके बाद में जब आप पूर्ण विधि का प्रयोग करेंगे तो वो पार्ट को एक समग्र रूप में देखेंगे, मतलब ऐसे सुगठित रूप में देखेंगे, तो उसका जो रियल मीनिंग है वो निकल कर उनके क्या आएगा, सामने आएगा। ठीक है, अब ये चीजें थी, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, आप इनको एक बार फिर से देखना वीडियो को, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो आप लगातार बार बार देखोगे तो यदि मतलब 2 बार देखने पर क्लियर हो जाता है, पहली बार वीडियो को देखा और दूसरी बार देखते ही आपके पूरा का पूरा मैटर क्लियर है। और इसको साथ साथ लिखने के बजाय ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि आप इसको PDF से लिख लो अलग से और क्लास को अलग से लो। देखो यहाँ पर ये क्या था, ये जो था ना किंग्सले वाला, इसको कैसे लिखना है, देखो मैं थोड़ी लैंग्वेज सही कर देता हूँ। यहाँ ऐसे लिखो, किंग्सले के अनुसार बच्चों के लिए, किंग्सले के अनुसार बच्चों के लिए अंश विधि अधिक प्रबल होती है, जबकि वयस्कों के लिए, ठीक है, जबकि वयस्कों के लिए लिखना है इसमें। ठीक है, अभी देखो कैसे, किंग्सले के अनुसार बच्चों के लिए अंश विधि अधिक प्रबल होती है, जबकि इसको कट कर लो, जबकि वयस्कों के लिए पूर्ण विधि अधिक श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अधिक श्रेष्ठ होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कंटेंट वगैरह लिखते हैं तो उस समय कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आज क्या मैंने क्रॉस वेरीफाई किया नहीं, मैंने कहा कोई छोटी मोटी गलती होगी तो देख लेंगे, तो ये ऐसे कर लेना आप। ठीक है, तो ये बात थी, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।